हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस इलियट की पोएम द वेस्टलैंड का लास्ट सेक्शन व्हाट द थंडर सेड। इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने पहला वाला पार्ट, लास्ट सेक्शन का पहला वाला पार्ट पढ़ा है, उसमें देखा है कि जो टायरेसिस है वो अपने मेंटल विजन पर कई सीन देखता है। उसमें से कुछ सीन हम लोगों ने पहले पार्ट में देखे और कुछ सीन आज हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं कि कौन कौन से सीन टायरेसिस देखता है अपने मेंटल विजन पे। लेट्स स्टार्ट। इन दिस डिसेड होल अमंग द माउंटेन्स, वो कहता है कि वो क्या देख रहा है, उसे एक दृश्य दिखाई दे रहा है। वो कौन सा दृश्य देखता है? एक डिसेड होल। ये होल यहाँ पे मीन्स है घाटी या वैली। वह एक घाटी को देखता है। कैसी घाटी है? डिसेड घाटी है, विनिष्ट घाटी है, उसको देखता है अमंग द माउंटेन्स, जो कहाँ पर है? जो पर्वतों के मध्य में या पर्वतों के बीच में स्थित है। इन द फेंट मून लाइट, वह देखता है कि जो घाटी है वो कैसी दिख रही है? वो चंद्रमा के धुंधले प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। द ग्रास इज सिंगिंग ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स, कहता है कि जो टम्बल्ड यानी कि टूटी फूटी बिखरी हुई जो ग्रेव्स हैं, जो हवा है वो क्या कर रही है? वो लहरा रही है, वो सिंगिंग कर रही है हवा में। अबाउट द चैपल, क्या है? एक गिरजा है। देयर इज द इम्प्टी चैपल, और वो गिरजाघर कैसा है? वो इम्प्टी चैपल है। वो गिरजाघर इम्प्टी है, वहां पर कोई नहीं रहता है। ओनली द विंड्स होम, और वहां पर कौन दिखाई देता है रहते हुए? जो हवा है उसी का घर दिखाई देता है कि यहाँ इस चैपल में कौन रहता है? ये हवा का घर है। इट हैज नो विंडोज, और ये चैपल है इसमें कोई विंडोज नहीं है, इसमें कोई खिड़की नहीं लगी हुई है। द डोर स्विंग्स, और जब हवा तेज तेज चलती है, झोंके लेती है, तो इस गिरजाघर के जो दरवाजे हैं वो क्या हैं? वो हिलते हैं हवा में। आगे कहता है टायरेसिस, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, और जो हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं वो क्या है? वो किसी को हार्म या नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। क्यों नहीं पहुंचा सकती हैं? क्योंकि वो गिरजाघर बना हुआ है, वहां पर कोई रहने वाला है ही नहीं, इसीलिए वो जो बिखरी हुई हड्डियां पड़ी हैं वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती हैं। ओनली ए कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, और वहां पर केवल कौन है? वहां पर एक मुर्गा है, वो बैठा हुआ है। कहाँ पर? गिरजाघर के ऊपर जो बांस है उस बांस पर बैठा हुआ है। रूफ ट्री, गिरजाघर के रूफ ट्री यानी बांस के ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट, कोकोरिको कोकोरिको, और जो मुर्गा है वो रूफ ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, गिरजाघर के शीर्ष पर स्थित एक बांस लगा हुआ है उस पर बैठा हुआ है। तो वो क्या देखता है? इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, वो आकाश में वर्षा के बादलों को देखकर क्या करने लगता है? कोकोरिको कोकोरिको बांग लगाने लगता है। और तभी क्या होता है? जैसे ही वो बांग लगाता है देन तभी क्या होता है? ए डैम्प गीला गस्ट झोंका आता है। किसका झोंका आता है? हवा का झोंका आता है, और वह उसी के साथ बेंगिंग रेन, और वो झोंका क्या लाता है? वो अपने साथ बारिश भी लाता है। और इसके साथ ही क्या है कि जो बंजर भूमि है वहां पर बारिश होने लगती है। अब देखेंगे नेक्स्ट सीन। इस पैराग्राफ में जो टायरेसिस है वो उत्तर भारत की जो गंगा नदी है उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? देखते हैं। गंगा बास संकन, कह रहा है कि एक बार क्या हुआ कि जो गंगा नदी का जो जल था या जल स्तर वो कहाँ चला गया था? नीचे चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। एंड द लिम्स ट्री, जब बारिश नहीं हुई थी गंगा नदी का जल स्तर भी नीचे चला गया था। तो जंगल के जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, लिम्प लीव्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सभी लोग क्या करने लगे? वेटेड फॉर रेन, वो बारिश का इंतजार करने लगे। वाइल द ब्लैक क्लाउड, जबकि जो काले काले बादल उठ रहे थे, गैदर्ड, वो इकट्ठे हो जा रहे थे। फॉर डिस्टेंट ओवर हिमवंत, कहाँ इकट्ठे हो जा रहे थे? हिमवंत पर्वत के ऊपर, वहां दूर हिमवंत पर्वत के ऊपर इकट्ठे हो जा रहे थे। कहाँ से दूर? फॉर डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि जो ऋषि महात्मा लोग रहते थे उनसे दूर हिमवंत पर्वत पर इकट्ठे हो जा रहे थे। फॉर डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि जो ऋषि मुनि लोग रहते थे दूर, तो वहीं पर क्या है? जो डिस्टेंट ऋषि मुनि रहते थे उन ऋषि मुनियों में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा
क्या पूछा कि वे कर्म या विचार क्या थे जो मानव को अच्छा तथा उच्च वृत्ति वाले बनाते थे। देन स्पोक द थंडर, उस शिष्य ने बस अपने ऋषि से इतना ही पूछा, वो इतना ही बोला। तभी क्या हुआ, आकाश में इतनी तेज से जो थंडर हुई या इतनी तेज से आवाज हुई, वो आवाज क्या हुई, वो गर्जनाएं क्या हुई, दा दा दा, और इतनी तेज से हुई कि जो जंगल के द जंगल क्राउस्ड, तभी क्या हुआ कि जो जंगल के जितने भी जीव जंतु वो डर कर झुक गए, क्रंच्ड हो गए, झुक गए, और कुछ देर के लिए वो हम्ड, पीछे नीचे को झुकाए हुए, इन साइलेंस, शांत खड़े हो गए, बिल्कुल शांत खड़े हो गए। नेक्स्ट, जो दादा की थंडर हुई, दा, तो जो पहला दा है इसका मीन्स है दत्ता। दत्ता यानी कि गिव यानी दान देना। एरिस्टस कहता है कि व्हाट हैव वी गिवन, कि हम लोगों के द्वारा दिया गया दान, हम लोगों ने कितना दान दिया है, हम लोगों के द्वारा दिया गया दान वही क्या है, दत्ता है, मीन्स दया, वो दान है। माय फ्रेंड्स, आगे वो टायरिस से वो भौतिकवाद को अपना मित्र संबोधित करते हुए कहता है कि ब्लड शेकिंग माई हार्ट, कि उनसे कहता है कि अपने हृदय में झांक करके देखो कि उन्होंने अब कितना दान दिया है, क्योंकि उन लोगों ने, जो भौतिकवाद लोग हैं, उन लोगों ने तो अपने जीवन में कोई दान ही नहीं किया है। आगे कहता है कि द अबेफुल डेयरिंग ऑफ ए मूवमेंट सरेंडर, कहता है कि एक क्षण के योग समाधि में आत्मा के दर्शन से क्या होता है कि ऐसे ईश्वर प्रेम और निर्भीकता की प्राप्ति होती है जिसके बीच एन एज ऑफ प्रूडेंस के नेवर रिट्रैक्ट। कहता है कि जो निर्भीकता और ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है, उसके प्रभाव को पूरे एक युग का वैज्ञानिक तर्क उसे नकार नहीं सकता। आगे, वाई दिस, और इसी के द्वारा, ये तर्क जो आत्मज्ञान के द्वारा, इसी के द्वारा और केवल इसी के द्वारा भी हैव एग्जिस्टेड, योग समाधि के द्वारा क्या है, केवल इसी के द्वारा क्या है, हमारा जो अस्तित्व, हमारी जो आत्मा का जो अस्तित्व था, पहले था, अब है और आगे रहेगा, उसे कोई भी वैज्ञानिक तर्क नकार नहीं सकता। आगे, Which is not to be found in our obituaries, कहता है कि जो आत्मा का जो अस्तित्व है उसको हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम नहीं फाउंड कर सकते हैं। कहाँ, इन आवर ओबिचरी, शोक संदेशों से हम उसको नहीं ढूंढ सकते हैं। और इन मेमोरीज ड्राफ्ट बाय द बेनिफिसेंट स्पाइडर, जो दानशील स्पाइडर, बेनिफिसेंट दानशील स्पाइडर के से सटे हुए या मकड़ी के जाले से सटे हुए जो क्या है, स्मृति ग्रह हैं, उनमें भी हम आत्मा का एग्जिस्टेंस या आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आर अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर इन आवर एम्प्टी रूम्स, लीन पतले दुबले वकील, ब्रोकन तोड़ते हैं, सील्स सील को तोड़, तो कहता है कि ऐसी सील बंद बसीतों से, जिनकी सील कौन तोड़ता है, दुबले पतले वकीलों द्वारा, बारिशों के सामने, जो बारिश होते हैं उनके सामने, खाली कमरे में, इम्प्टी रूम्स, खाली कमरे में तोड़ी जाती हैं। आत्मा के अस्तित्व के यथार्थ को उन चीजों से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। किससे नहीं सिद्ध किया जा सकता है, ओबिचरीज, मेमोरीज और सील्स, इनसे क्या है, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरे दाग का अर्थ है दयाध्वम, दयाध्वम यानी दया, सिंपैथी। आई हैव हियर द की, टेरेसस कहता है कि मैंने सुना है कि जो दया की जो चाबी है, सिंपैथी की जो चाबी है, वो क्या करती है, वो एक अच्छे और उच्च वृत्ति वाले व्यक्ति के जीवन के द्वार खोलती है। आगे कहता है टर्न इन द डोर बंस, आगे वो भौतिकवाद को संबोधित करते हुए कहता है, उनसे कहता है कि वह अच्छे और उच्च जीवन के द्वार में दया के माध्यम से क्या करे, प्रवेश करे। एंड टर्न बंस ओनली, और वह भौतिकवादी धर्म को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दया द्वार के माध्यम से ईसा के धर्म में प्रविष्ट हो जाना चाहिए उसे। बी थिंक ऑफ द की, कहता है कि हम लोग क्या है, हमें से प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कुंजी प्राप्त करने की युक्ति सोचता है। इज इन हिज प्रिजन, अपनी खुद गर्जी की कोठरी में या अपनी भौतिकवादी प्रिजन में क्या करता रहता है, उस चाबी को प्राप्त करने की युक्ति सोचता रहता है।
थिंकिंग ऑफ द की इज कन्फर्म्स ए प्रिजन। आगे कहता है कि जो ये स्वयं अपने सेल्फिशनेस के लिए जो दया करता है या स्वार्थी होता है, तो वो क्या कर देता है, जो उसकी जो खुदगर्जी की जो जेल होती है या कोठरी होती है, उसको वो क्या कर देता है और दृढ़ बना लेता है। Only at nightfall, ethereal rumors revive for a moment a broken Coriolanus। Coriolanus जो शेक्सपियर का जो प्ले है कोरियोलेनस, वहीं से इसका रिफरेंस लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोरियोलेनस का एग्जाम्पल दिया गया है। क्या एग्जाम्पल है, क्या यहाँ पे रिफरेंस दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने सारे जीवन स्वार्थ की जेल में रह चुका होता है, तो उसकी आत्मा टूटे हुए कोरियोलेनस के समान होती है। जैसे कि कोरियोलेनस क्या है, वो टूट गया था और वह टूटा हुआ कोरियोलेनस अपने आध्यात्मिक तेज को एक क्षण के लिए ही उस समय प्राप्त करता है। रिवाइव फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए ही उस समय प्राप्त करता है जब उसकी संपूर्ण दिव्य इंद्रियां उसमें प्रविष्ट होकर उसकी वासना द्वारा उत्पन्न किए गए उन मानसिक चित्रों की ओर संकेत करती हैं कि जिसमें उसे भावी जीवन में जाकर रहना होता है, और जिन्हें मृत्युशैया पर पड़े हुए शरीर में स्थित आत्मा उस शरीर के अंत समय में देखती है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कोरियोलेनस का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट, तीसरे दा का अर्थ है दम्यता। दम्यता यानी कि योग विद्या द्वारा अपनी जो निजी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को, मस्तिष्क को, शरीर को क्या करना है, पूर्ण नियंत्रण कर रखना है। द बोट रिस्पॉन्डेड गैली प्रसन्नता पूर्वक चीरफुल टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल एंड ओर। टेरेसस कहता है कि उसने सुना है कि अतीत में जीवन के महासागर में योगी का शरीर एवं दिमाग क्या है, दिमाग रूपी नाव भली प्रकार चला करती थी। अगर विद सेल एंड ओर, अगर क्या है कि यहाँ पर सेल और ओर का मीन्स है कि अगर योगी का अपने दिमाग, इंद्रियों एवं शरीर पर क्या होता था, योगिक नियंत्रण होता था। द सी वाज काम, और उसके मस्तिष्क का सागर भी शांत रहता था। योर हेड वुड हैव रिस्पॉन्डेड गेली व्हेन इनवाइटेड बीटिंग ओबीडिएंट टू कंट्रोलिंग हैंड्स। आगे टारेसिस भौतिकवादी की निज कल्पना को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि उसने कभी भी योग समाधि के माध्यम से निज आत्मा का दर्शन करने का प्रयत्न किया होता, तो उसकी आत्मा उसकी नियंत्रण का योगिक शक्तियों की आज्ञा अनुसार, ओबीडिएंट आज्ञा अनुसार उसको धड़कते हुए क्या करती, उसकी समाधि में उसे दर्शन देने का निमंत्रण बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेती। नेक्स्ट, he said upon the shore fishing with the arid plain behind me। आगे टारेसिस कहता है कि एरिड प्लेन यानी कि भौतिकवादी सिद्धांत, कहता है कि भौतिकवादी सिद्धांतों को ठुकराकर अभी कुछ समय पहले वह बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, फिशिंग कर रहा था, सोच रहा था। सेल आई एट लीस्ट, और अंत में उसने अपनी आत्मा से पूछा, सेट माई हैंड्स इन ऑर्डर। उसने अपनी आत्मा से पूछा कि वह क्या कर सकता है, वह अपने जीवन को तो कम से कम आध्यात्मिक व्यवस्था में रख सके। क्यों रख सके? क्योंकि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। क्योंकि जो लंदन ब्रिज है, ब्रिज यानी कि इंग्लैंड, वो किस में जा रहा है, वो आध्यात्मिक संस्कृति के पतन के गर्त में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसीलिए वो कहता है कि कम से कम हम अपने आप को आध्यात्मिक व्यवस्था में रखें। और उसके बाद तभी वो अपनी आत्मा से पूछता है, तो इसकी मेंटल पटल पर 3 लाइन दिखाई देती हैं। वो कौन सी लाइन है? नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केवल 3 लाइनों का अर्थ ही बताएंगे, क्योंकि ये 3 लाइन जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। पहली ये लाइन है, उसके जो मेंटल पटल पे जो पहली लाइन आती है, उसका अर्थ है कि मेरी पीड़ाओं को याद रखना। और दूसरी लाइन है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि मेरी आवाज़ कब सुनी जाएगी। उसके बाद, उसके तुरंत ही बाद दूसरी और आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है सैलो सैलो, मतलब कि और खींचो और खींचो। क्या क्या खींचना है? इसके श्वास को
श्वास को योग समाधि प्राप्त करने के लिए प्राणायाम विधि से खींचो और खींचो। और तीसरी लाइन का अर्थ है कि बर्बाद दुर्ग वाले इक्कोटन के राजकुमार के भारी शोक की परिस्थिति से मुझे बचाने के लिए क्या करो, कुछ योगाभ्यास करो। ये 3 लाइन उसके मेंटल पटल पे आती हैं। तो पोइट कहता है कि दीज फ्रेगमेंट्स, तो पोइट कहता है कि इन्हीं जो 3 लाइनों को उसने कहाँ रख लिया, अपने हृदय में रख लिया। आई हैव सोड अगेंस्ट माई रोइन, और अपने विनाश का कारण बनने वाली अपनी सांसारिक सुखों और धन प्राप्त करने वाली इच्छाओं को त्याग करके स्वयं को पतन के गर्त से बचाया। नेक्स्ट, व्हाई देन इल फिट यू हेरोनिमस मेड अगेन। आगे कहता है लेकिन उसे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उसकी आत्मा एक बार फिर भौतिक सुखों और धन की भूख से क्या हो गई थी, मैड हो गई थी, पागल हो गई थी। इसके बाद पोइट कहता है कि अतः उसने अपना आध्यात्मिक जीवन एक बार फिर किससे स्टार्ट किया, दत्ता यानी दान, दयाधर्म, सिंपैथी, दम्यता, योगाभ्यास के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर वो शांति शांति बोलते हुए इस पोएम को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों की पोएम क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, क्योंकि आज ये पोएम कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।